गुजरात बजट की खबर से पहले आपको बता दें कि बड़ी खबर जो भावनगर से आ रही है। भावनगर की केमिकल फैक्ट्री में शुक्रवार की शाम धमाका हुआ और इस धमाके के बाद केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस केमिकल फैक्ट्री में लगी हुई आग पर काबू पाया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात के भावनगर में सुमिटो नाम की एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। शुक्रवार शाम को कंपनी में जोरदार ब्लास्ट हुआ था। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। तेज आवाज से लोग दहशत में भी आ गए थे। लोगों में अफरा तफरी मची। इस धमाके में 2 लोगों के घायल होने की भी खबर है। गनीमत ये रही है कि धमाके के वक्त फैक्ट्री में ज्यादा लोग नहीं थे। फिलहाल हालात पर काबू पा लिया गया है। चला गया फिर आया रुक करते हैं बड़ी और अहम खबर का। गुजरात विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने पेश कर दिया है। पहली बार गुजरात के बजट का आंकड़ा 3 लाख के आंकड़े को पार कर गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 20% ज्यादा है। इस बार के बजट में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने का सरकार ने संकल्प लिया है, जिसे बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है। आम आदमी पर कोई नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। वहीं सामाजिक क्षेत्र में औरतों और बच्चों के लिए भी कई नई योजनाओं का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि विपक्ष सरकार के बजट से खुश नहीं है और उनकी दलील क्या है, देखिए आप भी। गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने राज्य के लिए कुल 3,12,000 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने दावा किया कि इस बार का बजट अगले 25 साल में गुजरात के विकास को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ये पहला मौका है जब गुजरात का बजट 3 लाख करोड़ से पार गया है। 2023-24 નું 3,01,022 કરોડનું અંદાજપત્ર बजट की खास बात ये है कि गुजरात की जनता पर किसी भी तरह का कोई नया टैक्स नहीं डाला गया है। शिक्षा विभाग के लिए कुल 43,651 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो सबसे ज्यादा है और एक नया रिकॉर्ड है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत 3109 करोड़ का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए कुल 15,182 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जल संसाधन विभाग के लिए 9,705 करोड़, कच्छ क्षेत्र में नर्मदा जल वितरण हेतु 1970 करोड़, सौराष्ट्र में नर्मदा जल पहुंचाने के लिए 725 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साबरमती नदी पर बैराज की श्रृंखला बनाने के लिए 150 करोड़ तो साबरमती रिवर फ्रंट के लिए 150 करोड़, तापी करजन लिंक पाइपलाइन के लिए 130 करोड़ रुपए सरकार देगी। सरदार सरोवर योजना हेतु 5,950 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, तो कच्छ शाखा नहर के लंबित पड़े काम के लिए 1,082 करोड़ का प्रावधान किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 2,193 करोड़ का प्रावधान है, तो शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1,066 करोड़ का प्रावधान किया गया है। भूपेंद्र सरकार ने अपने बजट में महिलाओं से लेकर बच्चों और युवाओं तक हर किसी के लिए बहुत कुछ रखा है। इसके साथ ही विकास कार्यों के लिए भी बजट में खासी प्रावधान किए गए हैं। अंतरजातीय विवाह से लेकर निराश्रित बच्चों तक बजट में हर क्षेत्र में कुछ खास राशि का प्रावधान किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए भी बजट में बड़ी घोषणा की गई है। हालांकि विपक्ष बजट से खुश नहीं है। 3 લાખ કરોડ કેટલો મોટો આંકડો લાગે અને ખરેખર 3 લાખ કરોડના બજેટની આપણી સાઈઝ હોય તો પછી શાના માટે આપણે આશા વર્કર અને આંગણવાડી બહેનોને પગાર ચૂકવતા નથી? શા માટે 150 થી વધારે નગરપાલિકાના સફાઈ કામદારોને પરમેનન્ટ કરીને ડિસેન્ટ સેલરી આપતા નથી? बजट के आंकड़ों पर गुजरात की आम जनता की क्या राय है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। નાનો માણસ અતિ નાનો થતો જાય છે, મોટો માણસ અતિ મોટો થાય છે અને વિદ્યાર્થીઓને પૂરેપૂરી સહાય મળતી નથી જોઈ। મારા હિસાબે તો આ બજેટ સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગને અનુલક્ષીને નહીં પણ
સરકારી બાબુઓને ઉદ્યોગકારોને અનુલક્ષીને બનાવવામાં આવ્યું છે. સીએનજી બીએનજીનો ભાવ વધારીને પછી 5% અને 10% ઘટાડીને સરકાર ખાલી આશ્વાસન લેવા માગે છે પબ્લિક પાસેથી, એનાથી વિશેષ કાંઈ નહીં. भूपेंद्र पटेल सरकार 2.0 के इस पहले बजट से एक बात तो साफ है कि सरकार ने पिछले चुनाव से काफी कुछ सबक लिया है। इसलिए स्कूल, अस्पताल जैसी आम बुनियादी जरूरतों पर ज्यादा जोर दिया गया है, जिससे उम्मीद है कि गुजरात के कमजोर तबके को भी इसका फायदा मिलेगा। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक સાબરકાંઠા અને અન્ય વિસ્તારોમાં નવા કૃષિ વિશે पेपर लीक के मामले में बार बार होने वाले छात्रों में भारी नाराजगी और विरोध को देखने के बाद गुजरात सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। गुजरात सरकार ने पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए गुजरात विधानसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक को पेश किया। इस कानून के बन जाने के बाद पेपर लीक करने वाले और परीक्षा के लीक पेपर्स को हासिल करने वालों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। वर्षों और महीनों के विरोध, हंगामे और राजनीति के बाद पेपर लीक के मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने पहल की है। बजट सत्र के पहले दिन सरकारी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक की साजिशों को रोकने के लिए सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक पेश किया। इस विधेयक के मुताबिक पेपर लीक करने वाले और परीक्षा का पर्चा हासिल करने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान रखा गया है। इस कानून के तहत आरोपी को जमानत भी नहीं मिल सकेगी। सदन में कुछ बहस के बाद विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। सदन में बिल पेश किए जाने के मामले में कांग्रेस की दलील थी कि सरकार सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पेपर सरकारी प्रेस में क्यों नहीं छपवाती। सरकार अगर ऐसा करे तो पेपर लीक कभी नहीं होगा। साथ ही ये भी ताकीद की कि कानून सिर्फ कागजों पर नहीं बने, बल्कि इसे सख्ती से लागू भी किया जाए। सरकार में बैठे लोगों को बचाने के लिए, जिन पेपर कांड वाले लोगों के तार कमलम से जुड़े हैं उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं बिल में ऐसे प्रावधान रखे गए हैं जिसकी वजह से उनको बचाया जाए। तो आज हम कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पे गुजरात के युवाओं की आवाज़ को बुलंद करेंगे और सरकार को कहना चाहते हैं, खाली बिल लाने से, खाली कायदा बनाने से ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये उसका कड़क तरीके से अमलीकरण होना चाहिए। जिस तरीके से गुजरात में दारूबंदी है, लेकिन हर जगह पे दारू बिकता है, हर जगह दारू मिलता है, तो इसी तरह खाली ये बिल खाली लॉ बन के अपनी ऑफिस में न रख के उसका कड़क अमलीकरण होना चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। इस विधेयक को अब कानून के तौर पर पेश किया जाएगा। कानून बनने के बाद गुजरात में पेपर लीक करने वाले को 3 साल से लेकर 10 साल तक की कैद और 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अगर गुजरात में पेपर लीक की घटनाओं पर ही नजर डालें तो पिछले करीब 1 साल में 3 बार पेपर लीक की घटना हुई। इस साल 29 जनवरी को गुजरात में जूनियर क्लर्क की परीक्षा का पेपर लीक होने पर इसे रद्द कर दिया गया था। इस परीक्षा के लिए 9,53,000 छात्रों ने फॉर्म भरे थे। इस परीक्षा को संपन्न कराने की जिम्मेदारी गुजरात पंचायत सेवा चयन बोर्ड के पास थी। अब बोर्ड ने अगले 100 दिनों में पेपर लेने की घोषणा की है। इससे पहले दिसंबर 2021 में गुजरात माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित गैर सचिवालय हेड क्लर्क परीक्षा में हिम्मतनगर तालुका से पेपर लीक होने का आरोप लगा था। इस मामले में 88,000 परीक्षार्थियों ने 186 रिक्तियों के लिए आवेदन किया था। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो गुजरात में बीते 9 साल में 13 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। स्कूलों और कॉलेजों की वार्षिक परीक्षा के पेपर भी लीक होना गुजरात में आम बात है। पेपर लीक की लगातार घटनाओं से जहां छात्र और युवा वर्ग में भारी नाराजगी है, वहीं विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के कई विधायक और नेता सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग लगातार करते रहे हैं। गांधीनगर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। कवि, राजनेता, शिक्षाविद कुमार विश्वास का आरएसएस पर दिया गया बयान उनके लिए बन गया है मुसीबत। विवाद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि गुजरात के वडोदरा में कुमार विश्वास के कार्यक्रम को आयोजकों ने रद्द कर दिया। आयोजकों ने कहा है कि कुमार विश्वास के आरएसएस पर की गई टिप्पणी से वो बड़े नाराज हैं और सख्ते में हैं, इसीलिए कुमार विश्वास के कार्यक्रम को रद्द किया जा रहा है। आपको बता दें कि वडोदरा में 3 और 4 मार्च को कुमार विश्वास अपने
श्याम नाम से कार्यक्रम कर रहे थे और इसके लिए वडोदरा में नवलखी मैदान में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन अब यह कार्यक्रम नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि कुमार विश्वास ने इंदौर के कार्यक्रम में आरएसएस को अनपढ़ बता दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन आयोजकों ने कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला किया है। तारीख 3 और 4 मार्च को वडोदरा के नवलखी मैदान में डॉक्टर कुमार विश्वास के द्वारा अपने अपने श्याम कार्यक्रम का हमने जो आयोजन किया था, इस कार्यक्रम को वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमने रद्द करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मेरी मातृ संस्था है। संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक होने का मुझे गौरव है और इस स्थिति में, इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को नहीं करना चाहिए, ऐसा हम सब मित्रों ने मिलकर निर्णय लिया है और 3 और 4 मार्च को ये कार्यक्रम अब नहीं हो पाएगा। गुजरात में पिछले 24 घंटे के भीतर भूकंप के 3 झटके आने के बाद लोगों में खौफ बना हुआ है। हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 से कम थी, लेकिन भूकंप के लगातार झटकों को अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। सवाल अब यह है कि क्या तुर्कियों में आए भयानक भूकंप के बाद भूविज्ञान विशेषज्ञ जो बड़े बड़े भूकंपों की आशंका जता रहे हैं वो सच हो सकता है? क्या गुजरात पर मंडरा रहा है बड़े भूकंप का खतरा? एक दिन में गुजरात में भूकंप के 3 झटके। गुजरात के अमरेली में फिर दहली धरती। तुर्की और सीरिया में भूकंप से आई भयानक तबाही के बाद लोगों में खौफ है। इसी बीच गुजरात में पिछले 24 घंटे में भूकंप के 3 झटकों से लोग दहशत में आ गए। जानकारी के मुताबिक रात में करीब 11:35 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 3.4 मापी गई। इससे पहले सुबह भी 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिनकी तीव्रता 3.1 और 3.4 रही। बता दें कि हैदराबाद में नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सिस्मोलॉजी विभाग के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने चेतावनी दी है कि भारत का उत्तराखंड इलाका और पश्चिमी नेपाल का हिस्सा जिस स्थिति में है, ऐसे में वहां कभी भी तुर्की जैसा भूकंप आ सकता है। भूवैज्ञानिक मानते हैं कि भारत में भी एक बड़े भूकंप का खतरा लगातार मंडरा रहा है। बता दें कि भारत कई अलग अलग सिस्मिक जोन में बटा है। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश का इलाका 4 और 5 की कैटेगरी में आता है। वहीं गुजरात भी सिस्मिक जोन 4 और 5 की कैटेगरी में है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है। गुजरात में 2001 में आए भूकंप की तबाही को भुलाया नहीं जा सकता, जब कुछ पलों के जलजले में हजारों जानें चली गई थी। आज तक ब्यूरो।